ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नेपाल अपनी पहचान खो रहा है? नेपाल में अचानक तनाव क्यों बढ़ा? नेपाल में कौन कर रहा है घुसपैठ? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसे हम सब शांतवादियों, पशुपतिनाथ मंदिर, अपनी सनातन संस्कृति और दुनिया के ऐतिहासिक हिंदू राष्ट्र के रूप में जानते हैं, लेकिन आज नेपाल की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल और खामोश तब्दीली दिख रही है। एक ऐसी तब्दीली जो ऊपर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वहां के सामाजिक ताने बाने को बदल रही है। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात है नेपाल के गांवों, शहरों और सीमावर्ती इलाकों में अचानक बदलती जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी की। हाल ही में नेपाल के सिरहा, सुनसरी, बारा, परसा और तराई के कई इलाकों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। नेपाल के आम लोग सब सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारे देश में बिना रोक टोक कौन दाखिल हो रहा है? आज इस रिपोर्ट के जरिए नेपाल की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम के पूरे गणित को हम समझेंगे। आइए सबसे पहले तीसरे और सबसे बड़े सवाल का जवाब समझते हैं। हमेशा हम शुरुआत पहले सवाल से करते हैं, लेकिन आज तीसरे सवाल का जवाब सबसे पहले जानेंगे। नेपाल में आखिर कौन घुसपैठ कर रहा है? यह है तीसरा सवाल। नेपाल में मुख्य रूप से अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये घुसपैठ क्यों और कैसे हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। जब म्यांमार में रोहिंग्या संकट गहराया तो वहां से भागे रोहिंग्या भारत के रास्ते चोरी छिपे नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर तराई इलाकों में आकर बसने लगे। इसके अलावा जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट यानी पर्यटक वीजा पर नेपाल आने लगे और फिर यहीं अवैध रूप से रुक गए। इतना ही नहीं, नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक अनिल तिवारी बताते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हर साल कम से कम 5 से 7 तबलीगी जमातें नेपाल आती हैं। ये जमातें वहां 2-2 महीने रुककर धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। इसी वजह से नेपाल के तराई इलाकों में कट्टरपंथ और घुसपैठ दोनों तेजी से पैर पसार रहे हैं। अब बात करते हैं नेपाल के तराई इलाके की। तराई का हिस्सा सीधे भारत की सीमा से सटा हुआ है। सरलाही में 9.9%, रोहतहट में 17.2%, बारा में 11.9% और परसा में 17.3% मुस्लिम आबादी का जमावड़ा है। अगर पूरे नेपाल की बात करें तो 2011 में जहां मुस्लिम आबादी 4.39% थी, वहीं 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में ये बढ़कर 5.09% लगभग 14.83 लाख हो गई थी। वैसे तो नेपाल में आज भी हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी 81.19% है। दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म 8.21%, लेकिन मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि साल 2050 तक नेपाल में मुस्लिम आबादी 33.4 लाख यानी देश की कुल आबादी का 7% हो जाएगी। इसी जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध घुसपैठ की वजह से नेपाल के लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा खतरे में दिख रही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। नेपाल में अचानक ये तनाव और हिंसक झड़पें क्यों बढ़ी हैं? नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक अनिल तिवारी और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक और पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो बताते हैं कि इस तनाव की जड़ें 2006 में बनी। साल 2006 में नेपाल नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत तराई में बसे बिना नागरिकता वाले मधेशियों को नागरिकता दी जाने लगी। इसी कानून का फायदा उठाकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने फर्जी कागजात बनवाकर नेपाल की नागरिकता हासिल कर ली। जब ये अवैध घुसपैठिए वहां पक्के तौर पर बसने लगे और आबादी का संतुलन बिगड़ने लगा, तो दो समुदायों के बीच टकराव होने लगा। हाल ही में सुनसरी में हुई हिंसक घटना और हिंदुओं की मौत के विरोध में आक्रोश भड़क उठा। काठमांडू के माइती घर मंडला में राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी सीधी मांग है कि 2006 के नागरिकता कानून की जांच हो और सभी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नेपाल से बाहर निकाला जाए। इस बढ़ते दबाव के बाद नेपाल के प्रहरी महानिरीक्षक यानी आईजीपी राजू बहादुर कार्की और नेपाल सरकार ने माना है कि ये घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आप जानते हैं कि नेपाल सरकार अवैध विदेशियों पर क्या कदम उठा रही है? आव्रजन यानी इमिग्रेशन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों यानी कि 2021 से 2025 में नेपाल ने कुल 2267 विदेशी नागरिकों को देश से निर्वासित यानी डिपोर्ट किया है।
इनमें सबसे ज्यादा 695 नागरिक चीन के थे। लेकिन दक्षिण एशिया से बिना कागजात आ रहे अवैध घुसपैठिए अब नेपाल के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं। अब लौटते हैं अपने पहले सवाल पर, क्या नेपाल अपनी पहचान खो रहा है? नेपाल आज एक बड़े मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ अपनी ऐतिहासिक सनातन पहचान और लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ और बदलते जनसांख्यिकी ढांचे से उपजा तनाव। अगर समय रहते अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है। नेपाल दुनिया में अपनी सनातन संस्कृति और ऐतिहासिक हिंदू राष्ट्र की पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हो रही घुसपैठ और सांप्रदायिक हिंसा की वजह से नेपाल की पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी एक बड़ा संदेश सामने आया है। राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल के सामने अपनी पहचान बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। हाल ही में 27 मार्च को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने बालेन्द्र शाह ने अपनी पहली आधिकारिक बैठक भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ की। सिंह दरबार में हुई इस बैठक में उन्होंने भारत को प्राथमिकता यानी तरजीह दी और ऐतिहासिक रिश्तों और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। उसके बाद ही वो चीन और अमेरिका के राजनयिकों से मिले। बालेन्द्र शाह का भारत को तरजीह देना ये दिखाता है कि सीमा सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए नेपाल भारत को कितना जरूरी समझता है। नेपाल भले ही अपनी कूटनीति में चीन का कार्ड खेलने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और दैनिक जरूरतें पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। नेपाल का अधिकांश विदेशी व्यापार भारत के रास्तों और बंदरगाहों से होकर ही गुजरता है। पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत का सामान भारत से ही नेपाल पहुंचता है। बालेन्द्र शाह इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर नेपाल में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देनी है और अपनी जनता को महंगाई से बचाना है तो भारत के साथ मिलकर काम करना ही एकमात्र रास्ता है। भारत द्वारा चलाई जा रही विकास, साझेदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो नेपाल के प्रधानमंत्री के तेवर इतने ठंडे पड़ गए? क्यों बालेन्द्र शाह भारत नेपाल के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? आपको याद दिला दें कि ये वही बालेन्द्र शाह हैं जब नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के बाद 27 मार्च को बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया तो उनका घमंड 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसी भारत को तेवर दिखाना शुरू कर दिया जिससे नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। बालेन्द्र शाह ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मीटिंग से इनकार कर दिया था, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई थी और यही नहीं, उनके राज में नेपाल की सरकारी एयरलाइन ने भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ की थी। कट्टू 10 अगस्त बालेन्द्र शाह के हालात, जज्बात दोनों बदल गए। अब वो भारतीय राजदूत के लिए रेड कारपेट बिछाते और भारत नेपाल रिश्ते मजबूत करने की बातें करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये किसी भी विदेशी राजदूत के साथ उनकी पहली पर्सनल बैठक है। इस खास मुलाकात में भारत नेपाल संबंध, दोनों देशों की आपसी हित, विकास, साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग के कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। नेपाल के पिछले अनुभवों ने यह साबित कर दिया है कि चीन की तरफ से मिलने वाले बड़े बड़े वादे अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर ये बेहद महंगे कर्जे के रूप में सामने आते हैं। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक चीन की आर्थिक नीतियों के साइड इफेक्ट किसी से छिपे नहीं हुए हैं। नेपाल के बुनियादी ढांचे विकास में चीन ने जितनी बातें की हैं, जमीनी स्तर पर काम उसकी तुलना में काफी धीमा रहा। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो चीनी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस जमीनी सच्चाई को देखते हुए बालेन्द्र शाह समझ गए हैं कि चीन के भरोसे रहना जोखिम भरा हो सकता है, जबकि भारत हमेशा संकट के समय बिना किसी शर्त के सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नेपाल अपनी पहचान वाकई खो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।